हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। ये हेपेटाइटिस होती क्या है, कितने टाइप की होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, डॉक्टर इसको कंफर्म करने के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने के लिए बोल सकते हैं, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ फ़िलहाल उपलब्ध है, हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सी वैक्सीन उपलब्ध हैं, और वो कौन से टिप्स हैं जिनकी मदद से आप खुद को और अपने परिवार को सब तरह की हेपेटाइटिस से आसानी से बचा सकते हैं। ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। तो हेपेटाइटिस होता क्या है? जो हमारा पेट का ऊपरी हिस्सा होता है, राइट साइड में, ये सीधे हाथ की तरफ का इस ऊपरी हिस्से का बेस में लीवर होता है, जिसको हिपैटिक रीजन बोला जाता है, और लीवर की इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस मुख्यतः मेनली जो होती है वो वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होती है। अलग अलग तरह के वायरस होते हैं जिनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती, जिनकी वजह से लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसको वायरल हेपेटाइटिस बोला जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा शराब पीने वालों में एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाती है, और जो लोग लंबा इलाज चल रहा है या ड्रग्स पे है, या फिर जिनको किसी तरह का टॉक्सिन का एक्सपोजर है, उनके अंदर भी हेपेटाइटिस हो जाती है। इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण हेपेटाइटिस होती है, वो होती है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो का मतलब खुद, इम्यून का मतलब है कि हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति वाला जो इम्यून सिस्टम है, वही हमारे जो लीवर की कोशिकाएं होती है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। इसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहा जाता है। अब लीवर जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, और शरीर के बहुत ही क्रिटिकल काम जो है लीवर के जिम्मेदारी होती है, या यूँ कहिए कि पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म का जो भार है वो लीवर के ऊपर होता है। मैं अगर ये कहूँ कि लीवर हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेसर है तो गलत नहीं होगा। देखिए, जितने जो भी आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, उसको तोड़ने का काम लीवर करता है। खाने को हजम करने के लिए बाइल की ज़रूरत होती है, उसको प्रोडक्शन का काम लीवर करता है। जब आपकी लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीज बूढ़ी हो जाती है या टूट जाती है तो उनसे बनता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन को बाहर निकालने का काम लीवर करता है। कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम लीवर करता है। इसके अलावा हार्मोन्स का, प्रोटीन्स का, इन सब का मोबिलाइजेशन करने का काम लीवर का होता है। हमारे खून के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, उसको बनाने का काम भी लीवर करता है। जितनी भी आप दवाइयाँ खाते हैं, जो भी चीज़ आप खाते हैं, उसको प्रोसेस करने का अल्टीमेटली जिम्मेदारी लीवर की होती है। जब आपको चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद में आपका खून जो है उसके ऊपर थक्का जम जाता है, खून जम जाता है ताकि वो ज़्यादा ना बहे। उसके लिए जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो लीवर के जरिए ही बनाए जाते हैं। जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब के सब लीवर में स्टोर होते हैं, ताकि जब शरीर के अंदर विटामिन ए, ई, डी, ई के युक्त खाना कम खा रहे हैं तो शरीर इसको इस्तेमाल कर सके। जब आपके शरीर के अंदर बहुत ही जब बुरी सिचुएशन से निपटने के लिए ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज भी स्टोर होता है। और यूँ कहिए कि जितने सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिवेशन का काम लीवर करता है। एंजाइम भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है, तो ये सारे काम लीवर के होते हैं। अब बात करते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस क्या होती है। वायरल हेपेटाइटिस बेसिकली अलग अलग वायरस की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। ये 5 वायरस होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये 5 वायरस अलग अलग जो है अपने तरीके से लीवर को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, जिसको हम लोग वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब बात करते हैं इन सबका इंडिविजुअली। सबसे पहले आता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है कि कुछ टाइम तक रहेगी, आपको थकान रहेगी, सारी प्रॉब्लम्स होंगी, फिर धीरे धीरे करके अपने आप ही वो ठीक हो जाती है। उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह से हेपेटाइटिस ई है, जो अचानक से होगी, आपको कुछ दिन के लिए ज़्यादा परेशान करेगी, एक्यूट फेज में रहेगी और फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिलाओं में हेपेटाइटिस ई होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फिर आता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस बी और जो सी होता है ये क्रॉनिक फॉर्म में भी जा सकते हैं, यानी कि लंबे टाइम तक आपके लीवर में पड़ी रह सकती है इन्फेक्शन, और लीवर को धीरे धीरे करके अफेक्ट करती है और बाद में जाके आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। कुछ लोगों में तो ये इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, लीवर को परमानेंट डैमेज करती है, और उसके बाद में सिरोसिस, और कुछ लोगों में तो
कैंसर जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वाले मरीजों में। अब बात रही हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी का कोई आधार नहीं होता, इसको चाहिए होता है हेपेटाइटिस बी वाला मरीज, जिनके अंदर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होगी, उन्हीं के अंदर हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन देखा जाता है। हालांकि हेपेटाइटिस डी बहुत ही कम हो इन्फेक्शन होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिसकी मदद से हम लोग इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं, वो ये है कि इन्फेक्शन फैलती कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का जो फैलने का तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम सा है। क्या है वो तरीका? जब किसी इंसान को हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई की इन्फेक्शन है, तो उसके जो लेटरिंग है, लेटरिंग में जब हेपेटाइटिस ए और ई का जो वायरस निकलता है, उसका अगर कंटेमिनेशन, डायरेक्ट कंटेमिनेशन हो जाए खाने पीने की चीज़ों से या पीने के पानी से, या फिर उस इंसान से जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए या ई है, उसका अगर वो हाथ नहीं धोया उसने, तो किसी भी तरीके से जो स्टूल से उसके लेटरिन की इन्फेक्शन जो है खाने की चीज़ों में और पानी की चीज़ों के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचती है, तो इन्फेक्शन हो सकती है। अब बात आती है हेपेटाइटिस बी और सी की। हेपेटाइटिस बी और सी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलते हैं, यानी कि जो आपका सीमन है या ब्लड है या वेजाइनल फ्लूइड है, तो यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैल सकती है। अगर एक पार्टनर को है तो दूसरे पार्टनर में जा सकती है, या फिर जैसे कि जो लोग निडल एक दूसरे से की निडल शेयर करते हैं, अगर एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे को इन्फेक्शन हो सकती है, और मदर से बेबी को भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा जो शेविंग जो मशीन है या ब्लेड है, कुछ लोग अगर साथ में शेयर करते हैं, एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे को इन्फेक्शन होने का रिस्क रहेगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी केसेस रिपोर्टेड हैं कि अगर आप ब्रश यूज़ करते हैं किसी दूसरे बंदे का और उसको अगर हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, तो बी और सी खास तौर से, तो दूसरे इंसान को भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो अब आपको कारण पता लग गए, तरीके पता लग गए। बात रही हेपेटाइटिस डी की, तो हेपेटाइटिस डी तो जो है हेपेटाइटिस बी के ऊपर जो है पीठ पे लदा रहता है, तो उसका फैलने का तरीका भी हेपेटाइटिस बी के जैसा ही है। अब बात करते हैं कि इनके लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई तो है, ये तो जो है एकदम से एक्यूट फेज में होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी सी जो है लंबे टाइम तक क्रॉनिक फॉर्म में पड़े रह सकते हैं, बाद में जाके बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले सकते हैं, लेकिन सब में नहीं, कुछ परसेंटेज लोगों में। लेकिन किस में हो सकता है उस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, इसलिए सबके लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से लक्षण होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होता है थकान, कि बहुत ज़्यादा थकान रहना, आपका वज़न कम होना। अगर आप वज़न कम नहीं कर रहे हैं और फिर भी वज़न कम हो रहा है, तो लीवर जो है अफेक्ट हो रहा है, एक वजह हो सकती है। इसके अलावा भूख बिल्कुल मर जाना, भूख नहीं लगना, फिर जो है पेट में राइट साइड जो है ऊपर की तरफ पेट में दर्द होना, आपका जो लेटरिंग है वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद आना, क्योंकि उसके अंदर बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं होता, तो उसका रंग भी जो है सफ़ेद सफ़ेद पेल कलर का हो जाता है, मेट की तरह, जो तख्ती पे लगाते थे उसके जैसा हो जाता है, मिट्टी जैसा। जो यूरिन है वो डार्क कलर का आने लग जाता है। इसके अलावा बेसिकली फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे फ्लू में होता है थकान, बॉडी एक, वो सिम्टम जिसके अंदर हो सकते हैं। और स्किन और आपका स्क्लेरा, जो आँख के अंदर जो वाइट जो हिस्सा होता है वो येलो होने लग जाता है, क्योंकि जो बिलिरुबिन का जो था, जो लीवर का काम था उसको बाहर निकालने का, वो काम ब्लॉक हो गया, तो ये अब शरीर में जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे बेसिकली लक्षण होते हैं लीवर के अंदर जो है हेपेटाइटिस होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये सारे लक्षण आप नोटिस करते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए और इसको रूल आउट करवाइए। खास तौर से जब आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आपको डाउट है कि पीने के पानी में, या आपके लाइफस्टाइल ऐसा है, आपके सेक्सुअल पार्टनर या इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं और इस तरह के आप लक्षण नोटिस करते हैं, तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए और इसको रूल आउट करवाने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं कि इसको बेसिकली इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। लीवर की जब आप लीवर आपको अफेक्ट करना शुरू करता है, तो इसके लक्षण इस तरह से आ रहे होते हैं कि डॉक्टर जो है काफ़ी आपसे हिस्ट्री पूछ के कि आप काम क्या करते हैं, आपकी किस तरह की हैबिट्स हैं, या आपके लक्षण क्या क्या आ रहे हैं, उनके आधार पर भी काफ़ी हद तक डिसाइड कर पाते हैं। उसके अलावा वो आपका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जैसे आपका पेट चेक कर सकते हैं कि लीवर का साइज़ तो नहीं बढ़ा हुआ, लीवर की जो ऊपरी हिस्सा है उसमें कुछ बदलाव तो नहीं हो रहा, हाथ लगाने से पता लग जाता है, या फिर उसमें कोई आप हाथ लगाने से दर्द तो नहीं हो रहा है। तो ये सब बातें जो है डॉक्टर जो है चेक करता है। इसके अलावा फिर डॉक्टर जो है आपको कुछ लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, अगर उनको डाउट होता है तो। लीवर फंक्शन टेस्ट का मतलब ये है कि आपका लीवर जो है स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। अगर वो अब नॉर्मल है तो डॉक्टर का जो है शक जो है
पक्का हो सकता है। और अब उसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर थोड़े और टेस्ट करवाने के लिए भी बोल सकते हैं कि इन सभी जो हेपेटाइटिस है इनके मार्कर्स वगैरह चेक करवाने के लिए भी बोल सकते हैं जो लंबे टाइम के हेपेटाइटिस में होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। इसके अलावा आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में लीवर का पूरा जो स्ट्रक्चर आता है उससे पता लगता है कि वो कितना अफेक्ट हो गया है। जिन लोगों के अंदर लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है कि लंबे टाइम की हेपेटाइटिस हो सकती है, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकती है, तो वो बायोप्सी के लिए आपको एडवाइस कर सकते हैं। और इन सब के टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर कुछ और भी टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के लक्षण आप नोटिस कर रहे हो तो डॉक्टर से रूल आउट करवाना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि अब डायग्नोसिस बन गया, तो अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। देखिए, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की मैं बात करूंगा सबसे पहले। दोनों ही एक्यूट होते हैं, बहुत क्विकली होते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं, आपको परेशान करते हैं और फिर वो ठीक ठाक चले जाते हैं। अगर आप अच्छे से रेस्ट करते हैं, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, अपनी डाइट ठीक ठाक रखते हैं, तो वो आराम से अपना चले जाते हैं। हल्की फुल्की अगर वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाइए, हाइड्रेशन अपना मेंटेन रखिए, वो अपने आप ठीक हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो जब एक्यूट फेज में होता है, जब उस टाइम पे हेपेटाइटिस बी में ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादातर लोगों में ये रिजोल्व हो जाता है, बाद में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों के अंदर क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाता है उनके अंदर एंटीवायरल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है, जिससे जो वायरस है वो पूरी तरह से बॉडी से निकल जाए। हालांकि ये ट्रीटमेंट कॉस्टली होता है, इसलिए कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ स्टेट्स तो जो है गवर्नमेंट जो है इन ट्रीटमेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी लोगों के लिए उपलब्ध भी करवाती है। इसीलिए इसको जब ये एंटीवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो मॉनिटरिंग के लिए बीच बीच में टेस्ट करवाया जाता है, वायरल का लोड देखा जाता है, हेपेटाइटिस के लिए जो दूसरे लीवर फंक्शन टेस्ट देखे जाते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। फिर बात आती है हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी तो जैसे ही पता लगता है तभी वैसे ही एंटीवायरल ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। तो बेसिकली इसमें एक्यूट फेज में भी और क्रॉनिक फेज में भी दोनों के अंदर ही जो है एंटीवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके लिए भी ट्रीटमेंट जो है वो कॉस्टली होता है, इसके लिए भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। बात रही हेपेटाइटिस डी की। हेपेटाइटिस डी का बहुत ही कोई ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट अभी तक इतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। जो भी है, जैसे कि कुछ कुछ इंटरफेरॉन्स हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन उनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। 50% के करीब जो है उसका इफेक्ट जो है ज़्यादातर देखा जाता है। अब बात आती है कि हमें इनसे प्रिवेंट कैसे करना है। तो आपको प्रिवेंशन का सिंपल सा तरीका है कि जो जो तरीकों से फैलता है उन्हीं उन्हीं तरीकों से हमें बचना है। कि जैसे कि अगर गंदा पानी है आपके आसपास तो उसको आपको प्योरीफाई करने के लिए या क्लोरीनेटेड वाटर का इस्तेमाल करने के लिए, तो वो सब जो आपके एरिया में अगर हो रहा है तो आपके आसपास के लोग सभी मिलके बात कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि पानी की क्वालिटी जो है थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी, तो आपके लिए ये सुविधाजनक रहेगा। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई तो इस तरह से एड्रेस हो जाएंगे। अगर किसी को घर में हेपेटाइटिस हो गया है तो अपने हाथ धोने की प्रैक्टिस ऐसी है कि वो इतनी सारी बीमारियों से आपको बचा के रख सकती है। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल में हेपेटाइटिस ई हो गई है तो आपको बहुत ही विजिलेंट रहने की ज़रूरत होगी। कुछ प्रेग्नेंट फीमेल में हेपेटाइटिस ई जो है विकराल रूप ले सकती है, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस उनके अंदर हो सकती है। बात रही हेपेटाइटिस बी, सी और डी की। आपको पता ही है, आप अपने पार्टनर के प्रति फेथफुल रहिए। अगर आप किसी कैजुअल पार्टनर से आपका इंटरेक्शन है तो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, नीडल किसी से शेयर मत कीजिए। अगर आईवी ड्रग यूज, अगर इस तरह की हैबिट में आप इन्वॉल्व हैं तो ट्राई उसको, आप उस हैबिट को छोड़ दें। आसपास जो है डी एडिक्शन सेंटर गवर्नमेंट ने हर जगह पे खोले हुए हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन आपका मोटिवेशन, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। तो भी आप शेव करवाने के लिए जाते हैं, कोशिश कीजिए खुद घर पे ही शेव कीजिए और अपना जो है रेजर शेव करने की जो मशीन है या ब्रश है दूसरे लोगों से शेयर मत कीजिए। तो ये बेसिक स्टेप्स है। इसके अलावा वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन आती है, हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन आती है। ये वैक्सीन जो है आप लगवा सकते हैं। और बच्चों के लिए तो सरकार जो फ्री ऑफ कॉस्ट पैदा होते ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करते हैं। अगर आपके यहाँ पे आपके घर में बच्चा है तो अगर उसको नहीं लगाया तो आप उस वैक्सीन के लिए बिल्कुल जो है बात कीजिए और दूसरे लोगों को भी समझाइए। इसके अलावा आपके अपनी लाइफ का जो जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉशिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा तरीका है कि आप जो है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कीजिए और अपनी चीज़ों को ज़्यादा शेयर मत कीजिए, खासतौर से रेजर और ब्रश। तो जो है हेपेटाइटिस से आप आसानी से बच सकते हैं। एक फेथफुल पार्टनर होने से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और बिना कोई इंजेक्शन वगैरह इस तरह की चीज़ शेयर नहीं करेंगे तो आप आसानी से इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके कुछ काम आएगा।
तो अगर आपको लगता है कि हम आपको कुछ बात समझा पाए हैं तो दूसरे लोगों से शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो, और ये भी बताएंगे कि आप अगली बार किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप देख रहे थे शॉन टिप्स और मैं हूं डॉक्टर विजय।